ये ज्योग्राफी में हम सीजन कर रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी में। आज का जो टॉपिक है वो ग्रीष्म ऋतु, ठीक, समर सीजन। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है भारत में। तो सबसे पहले तापमान। यह ऋतु उत्तर भारत में मार्च से मध्य जून तक होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। मैंने आपको डेट्स याद करवा रखी हैं, ये आते रहेंगे बार बार। 21 मार्च है ना, 23 सितंबर, सब ये बार बार आते रहेंगे आपके। 21 मार्च के बाद सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। कब होती है? मई जून। कब होती है? ये तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, तो महसूस करने की आवश्यकता है। अगर जो आप महसूस करते हैं वही लिख देंगे तो वही चीज है वो, है ना। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब ये थोड़ा जैसे 38 डिग्री याद कर लीजिए दक्कन के पठार पर अधिकतम तापमान, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। भारत भ्रमण करेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होगी, कहीं पर क्या होगा, कम होगी। समुद्र तटीय जो आपके स्टेट्स होंगे वहाँ पर महासागरों का और सागरों का समकारी प्रभाव दिखाई देगा, है ना, तो वहाँ पे तापमान कम दिखाई देगा आपको। मई में तापमान की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भाग में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। ठीक है, ये टेम्परेचर दिखा रखा, ये मैप दिखा दीजिए एक बार। ये जो दिखा रखे ना इन्होंने, ये दाब होते हैं। 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, ये दिख रहा है उच्च दाब वाला क्षेत्र। ये फिर पाकिस्तान लग गया इधर, 1018, 1017। ठीक, थोड़ा एक जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे इंसोलेशन वाला तो वहां पर क्लियर हो जाएंगी बाकी चीजें। फिलहाल आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे। इसके नीचे भी था कुछ, इसके नीचे है नहीं है, चलो वापस आओ। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव, बार बार याद करना आपने, समुद्र का समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमान से नीचे रखती है, अतः दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वेस्टर्न घाट है, हाइट है, जब हाइट होगी तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर अपने आप वायुमंडल की विशेषताओं के कारण टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं, ये जो अभी बता रहा था ना मैं, जो लाइन बता रहा था वो समताप रेखाएं हैं। समताप रेखा को बोलते हैं आइसोथर्म लाइंस। क्या बोलते हैं? अगर किसी जगह का एक जैसा टेम्परेचर है तो वो लाइन से बनाया जाता है कि इस क्षेत्र में भाई इतना टेम्परेचर है। कहीं पर समदाब रेखाएं होती हैं जहां पर हम बोलते हैं कि इतना, क्या जो वो था वो समदाब रेखाओं वाला था, वहां पर हम बताते हैं कि समान दाब है। ठीक है, अगर एक पेटी में समान दाब है तो उसको रेखाओं से बांध दिया जाता है, उसी को बोलते हैं समदाब रेखाएं। ठीक है, रेखाओं से दिखाते हैं हम कि समान ताप है, समान दाब है, टेम्परेचर, प्रेशर। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। यानी तटों पर टेम्परेचर कम होगा, अंदर की तरफ जैसे जैसे जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा। मैंने बताया नहीं, जो बीच के राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें आप जब कभी जाओगे, और खासकर जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है वहाँ अगर आप चले गए तो भाई गर्मियों में क्या होता है जानते हैं? लोग जो ऑफिस वाले भी होते हैं ना, वो अपना, क्योंकि अब देखो सरकारी टाइम तो वही है कि कितने बजे जाना है, 10 बजे जाना है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर सरकार भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं करती है कि भाई इतने से इतने घंटे काम होगा, फिर शाम को होगा जब सूरज थोड़ा क्या हो जाएगा, वरना इतनी गर्मी होती है कि हद से ज्यादा। समझ में आया? तो आपने बताया कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी
ऊंचा रहता है, और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। ठीक है, फिर वायुदाब और पवने, वायुदाब और वायुदाब को बार बार देखो, जिस देश में रहना है पता होना चाहिए। ठीक है, आपका मीडियम इंग्लिश है कई लोगों का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलिए, वायुदाब भी बोलिए। क्या बोलिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब भी बोलिए। पवने बोलिए तो विंड्स भी बोलिए। अगर विंड्स आप बोल रहे हैं तो साथ में पवने भी बोलिए। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई के अंत में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। ITCZ खिसककर कहां चला गया? 25 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चला गया। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी, यानी पेटी भी बोल सकते हैं, क्या लो प्रेशर बेल्ट बोल सकते हैं, लो प्रेशर वाली बेल्ट एक तरह से हो। लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। जब इसको पढ़ रहे होंगे तो साथ में एटलस खोल के रखना। 2 लाइनें पढ़ी, एटलस में देखा। वैसे तो मैंने मैप रीडिंग करा दी, आपको पता है पटना कहां पर है, आपको पता है क्या छत्तीसगढ़ पठार कहां पर है, तो हल्का हल्का आइडिया आ रहा होगा, है ना। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है। पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो जाती है। इस बात की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंत प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। ये खाली रीड करने वाली चीज है। साथ में क्या करना है आपने, क्या करना है, एटलस देखना है। वो दिखाइए भाई, भारत का मैप दिखाइए। इसमें क्या बता रहा, पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा का बता रहा है, पूरा मैप बना के दे रखा। 10 सेंटीमीटर से कम कहाँ पर होती है, 10 से 25 सेंटीमीटर कहाँ होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर कहाँ होती है, और 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा कहाँ होती है। 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिखा रहा है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाली ये दिखा रहा है। ठीक है, ये जो पेटी दिख रही है इसमें दिखा रहा है। 10 से 25 वाली कौन सी दिखा रहा है, 10 से 25 वाली ऐसे में है, ये वाली। ठीक है, तो मैप से समझ में आ जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है और कितनी कितनी होती है, हल्का फुल्का। अब माना मैच करने के लिए दे दिया उसने, ये बना दिया उसने, ऐसे ही डायग्राम बना के दे दिया उसने। यहाँ पे लिखा ए, क्या लिखा, यहाँ पे लिखा बी, इस पे और इस पे बी लिखा। ठीक है, यहाँ पे लिखा सी और यहाँ पे लिखा क्या, डी, या यहाँ पे लिख दिया डी। अब पूछेगा मैच करने के लिए कितनी कितनी वर्षा होती है। ऐसी तो परेशान करता है यूपीएससी, समझ में आया। तब बोलते हैं कि टफ हो गया पेपर। टफ इसलिए हुआ कि हम ध्यान से देखते हुए नहीं गए, इसलिए टफ हो जाता है। चलो जी आगे। उत्तर पश्चिम में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं। लू, सभी लोग परिचित हैं लू से, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। ध्यातव्य है कि इस ऋतु में वार्षिक वर्षा का 10% भाग ही प्राप्त होता है। 10% भाग ही प्राप्त होता है। स्टार बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क और आर्द्र वायु संहतियां, एयर मास बोलते हैं, वायु संहतियां वो क्या बोलते हैं, एयर मास के अचानक संपर्क में स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं, जिनका वेग कभी कभी 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाता है। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहां तक कि ओले भी आते हैं, पड़ते हैं। बंगाल में इन्हें काल बैसाखी कहा जाता है। नॉर्वेस्टर से क्वेश्चन बन चुका है, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है।
कि काल वैसाखी आपने याद रखना सबसे पहले बंगाल, क्या रखना है, बंगाल। फिर वर्षा ऋतु आ गई भाई, रेनी सीजन। मैंने कहा वैसे महसूस करने वाली चीजें हैं जो आप महसूस कर, पर पूरे भारत का नहीं कर सकते ना, आप तो अपने क्षेत्र का करें। यह ऋतु भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ मध्य जून से आरंभ होती है और मध्य सितंबर तक समाप्त होती है। तो आपने देखा होगा अभी, बल्कि अभी कुछ दिन पहले भी, मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान का तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं प्रबल हो जाती हैं। उत्तर पश्चिमी जो मैदान है, प्लेन्स हैं, वहां पर लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर के कारण, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर के कारण क्या बन गया, लो प्रेशर के क्षेत्र बन गए। निम्न वायुदाब की दशाएं प्रबल हो जाती हैं और वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। जो मैंने बताया था कि क्या ट्रेड विंड्स ने पार किया किसको, 0 डिग्री इक्वेटर को, फेरल के नियमानुसार अपने दाहिनी ओर मुड़ गई और क्या बन गई, साउथ वेस्ट मानसून बन गई। बनी कि नहीं बनी? वो क्लास पढ़नी जरूरी थी, वो सैटरडे वाली ना, नहीं पढ़ी तो शनि की महादशा लगेगी। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, इसकी मैंने पूरा डायरेक्शन बता रखा है। उस अगर बार बार उस वीडियो को देखेंगे आपका फिर तुम्हारे सारा कंसेप्ट मैंने कहा था कि उस डायग्राम पर, किस पर, जब मैंने क्या बताई थी, बेल्ट बताई थी, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड, तो सारा का सारा चैप्टर जो उसी पे बेस्ड है। तो ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण से मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में यम आर्द्रता मतलब हाँ, तो बादल इसी से बनेंगे ना, आर्द्रता लाती है। आ गया, भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इस कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रविष्ट होकर फेरल के नियमानुसार अपने दाहिनी ओर मुड़कर सामान्य रूप से जब 1 जून को भारत के दक्षिण प्रायद्वीप भाग पर टकराकर अचानक वर्षा करती है तो मानसून का धमाका, मानसून बस्ट, क्या बोलते हैं उसको, मानसून बस्ट कहा जाता है। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तीव्र होने का एक कारण मई में भारत के आंतरिक भाग में उठी संवहन तरंगों का पूर्वा जेट, जब मैंने जेट स्ट्रीम कराया तो उसमें आपको बता दिया कि पूर्वा जेट यानी ईस्टर्ली जेट बनकर हिंद महासागर पर उतरना भी एक कारण है मानसून का, बताया था, याद आ रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीप भाग से टकराकर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी 2 शाखाओं में बंटकर समूचे देश में वर्षा करती हुई राजस्थान पहुंचती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% से अधिक भाग प्राप्त होता है। 90% से अधिक भाग प्राप्त होता है। स्टार लगा हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्वेश्चन बना हुआ है। अभी पेपर प्रैक्टिस जब करेंगे, आपके सामने पेपर आएंगे तो आपको बच्चों का खेल लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया अगर ढंग से, आपको लगेगा क्या करना है, 90% पे तो करना है। पर वहाँ ऑप्शन दे रखा होगा 75, 50, 10%, 90%, तब फिर उसमें से आपने क्या करना है, खोजना है, ठीक है। परंतु वर्षा के वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता मिलती है, जिसका मुख्य कारण स्थलाकृतियां हैं, अर्थात स्थलाकृति ग्रीष्मकालीन भारतीय मानसून का मुख्य नियामक है। सीधी सी बात है भाई, स्थलाकृति का मतलब होता है स्थल की आकृति। अब कहीं पे पहाड़ आ गया, पहाड़ से टकरा गया मानसून, तो उसके इस विंडवर्ड साइड में ज्यादा बारिश करेगा, पहाड़ के पीछे कम करेगा। अगर कोई पर्वत श्रृंखला आ गई, अब जैसे अरावली है, तो अरावली के पैरेलल चला गया मानसून, तो नहीं की उसने वहां पे वर्षा। अगर अरावली ऐसे में होता तो टकराता और इस तरफ खूब वर्षा करता, लेकिन अरावली भी वैसी और मानसून की डायरेक्शन भी वैसी। तो क्या हो गया, स्थलाकृति जो हो गई वो कैसी हो गई। फिर मैंने बताया आपको मेघालय में मौसिनराम, चेरापूंजी, वहां कीपाकार हैं पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, कैसे कीपाकार। एक बार मानसून का हवाएं फंसी, बादल फंसे, घूम घूम कर क्या, चेरापूंजी मौसिनराम, चेरापूंजी मौसिनराम, इतनी वर्षा करते हैं वहां पे
कि वहां की मिट्टी में क्या हो गया, लीचिंग हो गया है, मतलब जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो सब बह जाते हैं वर्षा के साथ। फिर क्या रह जाता है, गारा गारा टाइप का रह जाता है। क्या रह जाता है, आप भी अपनी मिट्टी में रोज पानी डालते रहिए खेत में, है ना, अगर ढलान पर है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो गया, क्या हो गया, मिट्टी, सारी मिट्टी के जितने भी तत्व हैं वो सब क्या हो गए, बह जाते हैं। तो वही अरब सागरीय मानसून शाखा, अरब सागरीय शाखा फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाहित होकर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है, वेस्टर्न घाट से टकराती है, ये बता रखा है। पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। वेस्टर्न घाट, जिसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, उसकी एवरेज हाइट जो 900 मीटर है, किंतु कुछ चोटियां अधिक ऊंची हैं। दक्षिण, अब ये भी डिपेंड करेगा, जो ज्यादा ऊंची चोटियां होंगी तो मानसून क्या होगा, टकराएगा, उसके बाद क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर ज्यादा ऊंची चोटियों वाले पार्ट में क्या होगा, संभावना ज्यादा होगी उस तरफ बारिश होने की। दक्षिण से उत्तर जाने पर क्रमशः चोटियों की ऊंचाई घटने लगती है। अब ये लाइनें ना, दक्षिण से उत्तर जाने पर क्रमशः चोटियों की ऊंचाई घटने लगती है। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी नीचे है, ऊपर नहीं है। वेस्टर्न घाट में जो ऊंची चोटियां हैं वो नीचे नीचे देखते हैं आप, केरल तमिलनाडु की बॉर्डर पर देखते हैं। ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं, भाई गोवा वाली साइड में भी तो मिलेगा वेस्टर्न घाट आपका, है ना, ऊपर वाली साइड में भी मिलेगा वेस्टर्न घाट, लेकिन वहां हमें ज्यादा, बहुत ज्यादा ऊंची चोटियां। अब ये देखो ना, अनाईमुडी 2695, लगभग 2.5 किलोमीटर से ऊपर खड़ी चोटियां। दोदा बेटा 2637, 2637 मीटर। मुलनगिरी 1913, कुद्रेमुख 1894। कुद्रेमुख मैंने बताया भी था आपको, आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए, आयरन ओर के लिए फेमस है। महाबलेश्वर 1438 मीटर, तथा कालसूबाई, ये महाराष्ट्र में पड़ती है ना, महाराष्ट्र की ऊंची चोटी है कालसूबाई, ये 1646 मीटर। इनके टकराने के फलस्वरूप जलवाष्प युक्त हवाएं अचानक ऊपर उठकर पर्वतीय वर्षा करती हैं। आपसे जब पूछेगा ना, मानसूनी वर्षा है, मानसून के कारण हो रही है, लेकिन अधिकांश वर्षा जो भारत में है वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा है, मानसून प्रकार की तो है ही, क्योंकि पर्वतों से टकरा कर ही क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। तो इसलिए माउंटेन रेनफॉल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, पर्वतीय वर्षा। वर्षा के पश्चात ये समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर उठकर अपनी गुप्त ऊष्मा बोलते हैं किसको, लेटेंट हीट, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है, कितनी होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, हाँ जी, और भाप की कितनी होती है। हम नहीं बोलते कि गर्म पानी से नहीं जलेगा आदमी उतना, किससे जलेगा, भाप से जलेगा, बोलते हैं। जिस समय बर्फ पड़ती है उस समय ठंड नहीं होती है, जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलना शुरू करती है तब ठंड शुरू होती है। क्यों होती होगी, क्योंकि जो बचा कुचा ताप है वायुमंडल से खींचती है, वो क्या करने के लिए, गलने के लिए। और जो टेम्परेचर अगर माना 10 है तो खींच कर क्या कर देगी, बर्फ गलेगी तो क्या करेगी, 2 डिग्री हो जाएगा। चलो, अपनी गुप्त ऊष्मा शक्ति द्वारा वायुमंडलीय ताप वृद्धि करती है, जिससे यह तापीय व्युत्क्रम पाया जाता है। उत्तर जाने पर पहाड़ियों की घटती ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे अनाईमुडी के पश्चिम में, अब अनाईमुडी के आसपास मतलब विंडवर्ड साइड में 350 सेंटीमीटर हो रही है। दोदा बेटा के पश्चिम में 300 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर कम होगी वर्षा। जैसे जैसे हाइट घटेगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। मुलनगिरी तथा महाबलेश्वर में 280 सेंटीमीटर हो रही है, कालसूबाई में 285 सेंटीमीटर हो रही है। 100 का डिफरेंस आ गया। क्यों, कालसूबाई की हाइट और अनाईमुडी की हाइट में क्या है, डिफरेंस है। तो विंडवर्ड साइड में जब मानसून टकराएगा तो विंडवर्ड साइड में 350 सेंटीमीटर वर्षा करेगा, जबकि कालसूबाई में 250 सेंटीमीटर वर्षा करेगा। क्लियर हो गया। कुछ हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर सामान्य रूप से 250 सेंटीमीटर वर्षा करती है, जो वृहद जल विभाजक को पार कर पूर्व उत्तर
उतरकर, पूरब उतरकर वर्षा नहीं करती, जिसका कारण हवाओं के उतरने के फलस्वरूप बढ़ते दबाव के कारण एडियाबेटिक दर की ताप वृद्धि है। एडियाबेटिक दर से ताप वृद्धि है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। एडियाबेटिक में बता दूंगा क्या होता है, ना तो तापमान बाहर से दिया जाए ना उससे लिया जाए, है ना, फिर भी क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। यहां औसत वर्षा 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर होती है। कम वर्षा होने के कारण इसे वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखो ना, वेस्टर्न घाट के इस तरफ इतनी वर्षा की आपको एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, और जैसे ही आपने उस जल विभाजक रेखा को पार किया और उस तरफ गए तो आपको क्या मिलेगा? कम वर्षा वाले क्षेत्र मिलेंगे। और जहां पर पानी नहीं होगा वहां संघर्ष होगा। क्या होगा? जब संघर्ष किसके बीच में? मनुष्यों के बीच में, है ना। और जब संघर्ष होगा तो वहां पर क्या होगा? वहां का भूगोल भी वैसा ही होगा। कैसा? कठिन भूगोल होगा। जहां पानी नहीं होगा वहां क्या होगा? अब आप लोग नहीं महसूस कर पाओगे ना इसको, आप तो ऋषिकेश के लोग हो, गंगा किनारे के लोग हो, दुनिया भर का पानी जब एक बाल्टी के लिए कत्ल हो जाते हैं, क्या होते हैं? सुबह धैर्य होगा वहां पर, क्योंकि आप तो जब नल खोल रहे हैं तब पानी है, जब बिजली वो कर रहे हो तब लाइट। जहां पानी है फिर वहां बिजली भी है, आपकी सदावाहिनी नदियां, डैम है, लाइट है हर समय। ठीक है, कई कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोग बिजली के तारों में कपड़े सुखाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं इसमें लाइट मतलब करंट नहीं आएगा, क्योंकि आता ही खाली क्या है, 1-2 घंटे के लिए लाइट आती है, उसमें भी मोबाइल चार्ज करते हैं वो लोग। समझ में आया? कहाँ से लगने फिर मैंने कहा उसके उनके अंदर धैर्य होगा, वो सुबह लाइन पे खड़े हो जाएंगे, कम से कम 50वां नंबर होगा आपका, 50वें नंबर पे तब जाके जैसे आपका नंबर आएगा वैसे पानी खत्म, पानी बंद। समझ में आया? वही तो क्षेत्र था मावल प्रदेश भाई। जब कुछ होगा ही नहीं, गारे वाली मिट्टी होगी, वर्षा नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, तो वहां के लोग कैसे होंगे? किस प्रकार के होंगे? धार्मिक यात्राएं चलेंगी और लूटने की प्रवृत्ति होगी। तो शिवाजी ने क्या देखा? शिवाजी ने देखा कि हाँ ये लोग क्या है, बहुत स्ट्रांग हैं, और ये लोग इनके अंदर, ये मुगलों के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बड़े सही लोग हैं। उन्हीं की तो सेना बनाई, मवाली जिन्हें कहा जाता है, मावल प्रदेश। ऊपर का बोल रहा हूं मैं, ऐसे नीचे भी है। फिर वहां के जो उनके पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े तालाब बनवाए, काम चल गया उससे। मतलब एक तालाब से ही पूरे साल भर जितनी हल्की फुल्की 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो भी बारिश हुई, उसका सब वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं ना, जैसे अब चल रहा है वाटरशेड मैनेजमेंट, वो उनका मैनेजमेंट बहुत पुराना है। क्या है? उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि भाई हम वृष्टि छाया प्रदेश में, वर्षा नहीं होती है यहाँ पर, हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनानी पड़ेगी, बड़े बड़े तालाब बनाने पड़ेंगे, पानी को एकत्र करना पड़ेगा, और उसी पानी से पूरे साल भर क्या करना पड़ेगा। और वो क्षेत्र ऐसा है भी, अगर हम यहाँ बनाएंगे तो यहाँ तो पानी पूरा समा जाएगा, लेकिन वो तो इग्नियस रॉक वाला क्षेत्र है, जल्दी से पानी नीचे बैठता भी नहीं है, जमा हो गया तो हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। वहाँ के मंदिरों में मैंने बताया था आपको, आंध्र आश्रम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ अंदर एक आपको तालाब दिखेगा। वो एक क्या बन गई, संस्कृति बन गई कि मंदिर बनना है तो तालाब भी होगा। और जब हम चोल पढ़ रहे होते हैं तो हम, या दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें यह भी लिखा हो गया है, बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है कि उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया और उनसे गंगा से पानी भरवाकर, और वहां जो तालाब बना रखा, गंगा कौंड चोलपुरम नामक नगर बसाया और एक तड़ाग का निर्माण कराया, और उस तड़ाग में क्या, तड़ाग मतलब तालाब, पाउंड, ठीक है। और उस तालाब में उन राजाओं से पानी क्या किया गया, घड़ों में भरवा। ऐसा संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई राजा या कोई व्यक्ति वहां से, ठीक है थोड़ा बहुत ले जा सकता, पर इतना बड़ा तालाब तो नहीं भर सकता, गंगा से भर सकता है ना। गंगा कौंड तड़ाग का निर्माण, गंगा कौंड चोलपुरम, तो नाम ही वैसा रखा उन्होंने, गंगा कौंड। तो चोल जब साम्राज्य पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। चलो जी आगे। प्रवृत्तियां जो जन्म लेती हैं वो भूगोल के कारण लेती हैं। अगर आप बहुत समृद्ध क्षेत्र में हैं तो आप क्या करेंगे, आप बड़े शांत व्यक्ति होंगे, बौद्धिक, मतलब जो विचार, मतलब बौद्धिकता की तरफ ध्यान दें, क्योंकि पेट भरा हुआ होगा तभी तो बुद्धि काम करेगी।
और जब आपका पेट खाली होगा, जब आप प्यासे होंगे, तो आप संघर्ष करेंगे, आप तरीके ढूंढेंगे क्या करने के। जो शक्तिशाली होगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, है ना। तो प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं इस प्रकार की। उत्तर भारत के मैदान उपजाऊ हैं, लेकिन वहां इस प्रकार की प्रवृत्तियों ने इसलिए जन्म लिया क्योंकि आक्रांता आते रहे। क्या आते रहे? और जब लड़ाइयां होती हैं तो साहित्य दब जाता है कहीं। क्या होता है? लिटरेचर, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं था, उत्तर भारत में सब कुछ था, लेकिन जब लड़ाइयां हैं, जब डर है, तो तब क्या होगा? साहित्य भी दब जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी छूट जाएगी, बौद्धिकता अपना क्या, फिर तो सरवाइव करने वाली बात हो जाएगी। कभी कोई आ रहा है आक्रमण करने, कभी कोई आ रहा है, अपने आप को बचाना है। फिर कुप्रथाएं जन्म लेती हैं। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए फिर पर्दे में रखा जाता है, फिर बाल विवाह होते हैं, है ना। फिर इवन सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं देखी जाती हैं कि भाई अब कौन देखेगा, हस्बैंड मर गया, अब कौन देखेगा। तो फिर बोला गया कि अब अगर इसको स्वर्ग प्राप्त करना है तो महिला जो उसकी पत्नी है उसको भी क्या करना पड़ेगा? जिंदा जलाना पड़ेगा। ये जितनी भी कुप्रथाएं आती हैं, ये कहीं ना कहीं कहां से? आक्रांताओं के कारण आई हैं। वरना सब लोग अपने अपने अगर चल रहे होते, कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। ठीक है। हर चीज को पढ़ने से पहले उसकी बारीकी पर जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। आजकल पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई क्यों चल रही है। सभी जितने भी बौद्धिकता वाले लोग हैं वो अपना अपना क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो उन कारणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कि भैया क्यों हो रही है लड़ाई। अब एक तरफ से सिंपैथी भी है यहूदियों के प्रति। 60 लाख यहूदी मारे गए थे यूरोप में। कितने? 60 नहीं बोल रहा हूं मैं, 60,000 भी नहीं बोल रहा हूं, 6,000 भी नहीं बोल रहा हूं, 60 लाख यहूदी मारे गए थे। कब? जब हिटलर ने क्या चलाया था? नाजीवाद चलाया था जब उसने। सोच सकते हो आप? 60 लाख गिनती समझ सकते हो कि एक पूरी जो नस्ल है उसकी 1/3 से ज्यादा भाग, आधे से अधिक भाग क्या कर दिया? मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो क्या है? यहूदी है। करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि हो क्या रहा है। बाकी आप वीडियोस देखिए, सभी विद्वान लोग अपना अपना बता रहे हैं। मैं लास्ट में आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि ये हो क्यों रहा है, कौन करा रहा है। हल्का सा एक दिन मैंने हिंट भी दिया था आपको। क्या दिया था? मैकाइंडर दिया था। मैकाइंडर और स्पाइकमैन से समझाऊंगा कि ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुए और ये क्यों चल रहा है ऐसा, इसी तरफ क्यों चल रहा है। और भी तो देश हैं, वहां क्यों नहीं चल रहा है। यही क्षेत्र क्यों है? क्योंकि ऊर्जा वाला क्षेत्र है, एक दूसरे को मिलने नहीं देना है। और जितने भी प्रबुद्ध देश होंगे उनके प्रति थोड़ा सा संदेह करके चलना है आपने कि क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका साथ क्यों दे रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि उस एरिया पर अपना कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर जिसका उस क्षेत्र पर कंट्रोल होगा वही क्या होगा? विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगी। और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भारत बन जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं कि बीच बीच में क्या बना रखे हैं? ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे। इधर से पाकिस्तान हो गया, उधर से चाइना हो गया। अगर संबंध अच्छे होते तो भारत कब का विश्व शक्ति बन चुका होता। सारे संसाधन है हमारे पास। कुछ हवाएं पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रों जैसे, कहां पे था भाई? कुछ हवाएं पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रों जैसे दक्षिण से उत्तर क्रमशः सेनकोटा गैप, लास्ट गैप मैंने बताया था, थाल, भोर, पाल, सेनकोटा, पाल घाट, और क्या है ये? तिनिया घाट, अगुम्बे घाट, भोर घाट, थाल घाट, कुंभारली घाट। ये छोटे छोटे भी हैं फिर बीच में गैप्स जिन्हें बोलते हैं, इत्यादि में घुसकर पठार पर पहुंच जाती हैं। ये भी अत्यधिक मतलब बहुत कम 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा करती हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान के ऊपर से बहने वाली अरब सागर मानसून शाखा फेरल के नियम का उल्लंघन करती हैं, जिसका आगे जिसका कारण पश्चिमी घाट पर्वत का स्थलीय बाधा है। जिसका कारण पश्चिमी घाट पर्वत की स्थलीय बाधा है। आप क्या करो, एक काम करो, वेस्टर्न घाट को पूरा खोद दो, आप पेनी प्लेन बना दो, वहां पर क्या कर दो, सारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आपने वेस्टर्न घाट को पूरा खोदकर एक संप्राय मैदान बना दिया, तो अब मानसून कहां जाएगा? ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड से टकराएगा। कहां से टकराएगा?
समझ में आया? ये जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है ये इसलिए हो रही है कि थाल घाट से मानसून एंटर कर गया, भोर घाट से, पाल घाट से, सेनकोटा गैप से, तब जाके उस तरफ वर्षा हो रही है। किस तरफ? वृष्टि छाया प्रदेश की तरफ। क्लियर हो रहा है? तो मैं कह रहा हूं कि गैप से जब मानसून प्रवेश कर सकता है तो पूरा ही, वैसे ऐसा नहीं करना है पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आप उसको पेनी प्लेन बना देंगे तो इस तरफ फिर आपको नहीं दिखाई देगा। आपको क्या करेगा, वो ईस्टर्न घाट पर टकराएगा और ईस्टर्न घाट के इस तरफ का बहुत बड़ा एरिया कवर होगा, लेकिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। जितनी भी नदियां वदियां जो दिख रही हैं आपको, उनके सोर्सेस क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अरब सागर शाखा गुजरात के दक्षिण द डेंग्स जिला की गुफाकार पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है जो ना आपने कभी सुने हो और जो ना आपने ना ध्यान दिया हो। अरब सागरीय शाखा गुजरात के दक्षिणी, ये जरा देखना, ये सही लिखा हुआ है इसने, डेक्स जिला है कि गुफाकार पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है, किंतु आगे बढ़ी हुई ताप्ती की घाटी में प्रविष्ट होकर 150 सेंटीमीटर से लगभग औसत वर्षा करती हुई महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर पहुंच जाती है, जहां ये बंगाल की खाड़ी शाखा की गोदावरी घाटी से आती हुई मानसूनी हवाओं से टकराकर चक्रवाती वर्षा करती है। कहां पर? नागपुर के आसपास चक्रवाती वर्षा करती है। नागपुर पठार पर चक्रवाती वर्षा करती है। और नागपुर का पठार कहां पड़ा आपका? अरे भाई, नागपुर का पठार कहां है? अरे भाई, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, वहां पहुंच गई। किससे मिल गई? ताप्ती की घाटी से प्रविष्ट होकर 150 सेंटीमीटर के लगभग औसत वर्षा करती हुई अच्छा, ये महाराष्ट्र के है, महाराष्ट्र के नागपुर पठार, एक छोटा नागपुर पठार, एक महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर पहुंच जाती है, जहां ये बंगाल की खाड़ी शाखा की गोदावरी घाटी से आती हुई मानसूनी हवाओं से टकराकर, इसे थोड़ा छोटा करो भाई, बहुत बड़ा हो रहा, चक्रवाती वर्षा करती है। चक्रवाती वर्षा करती है, इसका मतलब महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती स्टार बना रखा उसने। क्यों होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा की गोदावरी घाटी से आती हुई मानसूनी हवाएं और ताप्ती घाटी से एंटर करने वाली मानसूनी हवाएं, दोनों का क्या होता है? मिलाप हो जाता है, मिलती हैं, और दोनों हवाओं के मिलने से जो वर्षा होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं? चक्रवाती वर्षा। अरब सागर मानसून की एक शाखा नर्मदा घाटी में प्रविष्ट होकर, नर्मदा ताप्ती, ठीक है, नर्मदा घाटी में प्रविष्ट होकर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती हुई अमरकंटक तक पहुंच जाती है, जहां यह सोन घाटी से आई हवाओं से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है। आप समझ पा रहे हो इसको? अरब सागर में गिरती है कौन? नर्मदा। और नर्मदा जब आ रही होगी तो रिफ्ट घाटी से बहकर आ रही है, उस घाटी से अंदर एंटर कर रहा है कौन? मानसून। और कहां तक पहुंच रहा है? अमरकंटक तक। कहां तक पहुंच रहा है? अमरकंटक यानी मैकॉल तक पहुंच रहा है। उधर से बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून सोन घाटी से एंटर करते हुए कहां पहुंच रहा है? अमरकंटक। और दोनों ही मानसून क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों प्रकार की हवाएं टकरा कर यहां पर क्या कर रही है? यहां पर पर्वतीय वर्षा कर रही है। जबकि नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर वाले क्षेत्र में क्या कर रही थी? चक्रवाती वर्षा कर रही थी। स्मरणीय है कि नर्मदा घाटी की शाखा विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा करती है, ना कि सतपुड़ा के उत्तरी ढाल पर। यह भी कमाल की बात है। ये विंध्याचल हो गया, ये सतपुड़ा हो गया। विंध्याचल वाले दक्षिणी ढाल, विंध्याचल का मतलब ये विंध्याचल है, ये इस तरफ विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, इसके बीच में नर्मदा नदी बह रही है, इस तरफ ज्यादा बारिश हो रही है, इस तरफ नहीं हो रही है। कमाल की बात है ये भी। इसका कारण फेरल के नियम और विंध्याचल पर्वत का दिक् निर्धारण है। इसको भाई जरा इंग्लिश में देख लो, दिक् निर्धारण। इसका कुछ जो स्लोप होगा ना, कुछ इस तरह से बना होगा विंध्याचल का, जिसके कारण क्या होगा? दिक् निर्धारण। देखो कहां से उठाया होगा क्वेश्चन वाले ने भी। नर्मदा घाटी की शाखा
विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा करती है, सतपुड़ा के उत्तरी ढाल पर नहीं। दोनों पहाड़ आमने सामने हैं, दोनों क्या हैं, आमने सामने। बीच में से नर्मदा नदी आ रही है, मानसून एंटर कर रहा है। सतपुड़ा पर क्या कर रहा है, सॉरी किस पर, विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर वर्षा कर रहा है, मतलब अपनी बाईं तरफ ज्यादा वर्षा कर रहा है लेकिन दाईं तरफ नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या बताया उसने, फेरल का नियम, विंध्याचल फेरल का नियम और विंध्याचल पर्वत का दिक् निर्धारण। इन दोनों को हाईलाइट करो भाई, डबल लाइन करो इसको। अगर मैं यूपीएससी में पेपर बना रहा होता तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता। अरब सागर की एक शाखा खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी पता है ना, माही घाटी से होती हुई मालवा पठार पर पहुंचकर 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के लगभग, ऊपर करो भाई। अब माही कैसे में आ रही है, ऐसे में आ रही है, वैसे कैसे में आ रही है, ऐसे में आ रही है। नर्मदा ऐसे में जा रही है, ताप्ती ऐसे में जा रही है, इधर विंध्याचल, इधर सतपुड़ा, ऐसे ही है। अब ये गई कहां से, माही से, माही घाटी से होती हुई मालवा के पठार पर पहुंचती है, 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा करती है। जबकि साबरमती की शाखा अरावली के सर्वोच्च शिखर माउंट आबू के गुरु शिखर, माउंट आबू के गुरु शिखर, अरावली का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, माउंट आबू भी कहां है, उसी तरफ है राजस्थान में, गुरु शिखर से टकराकर 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा करती है। महसूस करो, नदी घाटियों से मानसून क्या कर रहा है, नदी भले ही इस तरफ को बह रही है, मानसूनी हवाएं उस तरफ को जा रही हैं। जहां पे भी उनको अवरोध मिल रहा है वहां पर क्या कर रही हैं। अब हम बोल रहे हैं कि भाई माउंट आबू वाले क्षेत्र में वर्षा क्यों हो रही है, तो पता चल रहा है कि क्या खंबात की खाड़ी से, माही घाटी और साबरमती की घाटी से, क्या साबरमती नदी की घाटी से एंटर कर रही है वो हवाएं। अवरोध कहां पर मिल रहा है, गुरु शिखर के आसपास मिल रहा है। गुरु शिखर के आसपास क्या कर रही हैं, 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा कर रही है। फिर आगे अरब सागर की दूसरी शाखा काठियावाड़ की गिरनार, मांडव, ये मैंने गुजरात में हाईलाइट करा रखा है आपको। गिर, ये वही जगह है जहां पर एशियाटिक लॉइन पाए जाते हैं। गिरनार, मांडव हिल्स, है ना, आदि पहाड़ियों से टकराकर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है। फलस्वरूप यहाँ पर सघन वन मिलते हैं। जो बच्चे नए हैं कृपया भारत का जो मैंने भारत की मैप रीडिंग जब मैंने स्टार्ट कराई, उन वीडियोस को जरूर देखें, सारा क्लियर हो जाएगा। टाइम लगेगा देखने में, 1-1 घंटे के वीडियो हैं वो, कितने के, एक ही दिन नहीं देखने हैं, आधा घंटा देख लिया सुबह, आधा घंटा शाम को देख लिया, ऐसे करते करते आपको कम से कम 15 दिन में पूरे होंगे वो। कितने, 15 डेज में 1-1 घंटा अगर आप देखेंगे तब जाके पूरे होंगे। जब आप उनको समझ जाएंगे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीज, ठीक है। फलस्वरूप यहां सघन वन मिलते हैं, कहां, गिरनार, गिर, मांडव, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। सघन वन का मतलब डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। यह कच्छ के रन में वर्षा नहीं करती है, रन ऑफ कच्छ में वर्षा नहीं करती है, अपितु यहां से अधिक वाष्पीकरण के फलस्वरूप नमी ग्रहण कर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, जो किसी स्थलाकृतिक अवरोध के न होने के कारण वर्षा नहीं करती। स्मरणीय है कि अरावली का विस्तार इन हवाओं के समानांतर है। ये तो बचपन से प्रश्न देख रहे होंगे आप कि वहां बारिश क्यों नहीं होती है, अरावली के पैरेलल चली जाते हैं कौन, मानसूनी हवाएं। इन हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊपर से गुजरते समय मरुस्थल से उठने वाली गर्म संवहन तरंगों, कन्वेक्शन वेव्स के कारण कम हो जाती है। फलस्वरूप अरावली के पश्चिम मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 40 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। मारवाड़ में 40 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है खाली। स्मरणीय है कि अरब सागर पर निर्मित ITCZ के सहारे भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, जो अपने अक्ष पर घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हुए, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमते हैं, थोड़ा इधर दिखाना, इधर दिखाना। जब मैंने आपको ना महासागरीय धाराएं बताई थी ना, जब मैंने महासागरीय धाराएं बताई थी, मैंने कहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब मैं आपको चक्रवात पढ़ा रहा हूँगा वहां पे आपने ये याद रखना है कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, चलते इस तरफ हैं, ठीक है, और यहां पे कैसे घूमते हैं, इसका उल्टा होता है।
चक्रवातों, जो महासागरीय धाराओं की जो दिशा है ना, जैसे ये हम क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, ये इसको बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल इसे भी रहने दो कि कहाँ से कहाँ चलते हैं, चक्रवात वाले चैप्टर में बताऊंगा। इसमें आपने लिखना है एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलना है आपने क्लॉकवाइज। ये याद रखना, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हमेशा आपको। वही लाइन बोल रहा है, अपने अक्ष पर, एक्सिस पर घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। पूरब से पश्चिम भाई कैसे चलते हैं? ईस्ट टू वेस्ट घूमते ऐसे हैं, ऐसे घूमते हुए इस तरफ को चलते हैं। उड़ीसा में भी तो ऐसे ही होता है, बंगाल की खाड़ी से आए और इस तरफ को चलते हैं, इस तरफ को ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। उड़ीसा के तट को क्या करते हैं? हिट करते हैं। जैसे जैसे क्या करते हैं, ये अंदर की तरफ आते रहते हैं, सिर्फ हवाएं रह जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत दूर तक वर्षा होती है, इनसे हवाएं चलती हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्या हुए, प्रबल हुए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ हवाएं रह जाती हैं और उनका क्या मतलब वर्षा नहीं करते हैं। जो ज्यादा वर्षा करेंगे वो तटीय भागों को हिट करते हुए करेंगे, नुकसान भी वहीं पहुंचाएंगे। जमीन पर आकर खत्म क्यों हो जाते हैं चक्रवात? जमीन पर आकर खत्म इसलिए होते हैं क्योंकि जब तक वो जल के ऊपर रहेंगे, वो जल से क्या करते हैं, वो हवाएं क्या करती है, जब घूम रही होती है तो ग्रहण करती है क्या, और वही उसकी पावर होती है। अब जैसे जमीन पर आते हैं तो वहां नीचे उन्हें कुछ नहीं मिलता है, मतलब पानी नहीं मिलता है, तो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो नहीं ले पाएगा, तो धीरे 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 सिर्फ हवा रह जाती है, सूखी हवा, और धीरे धीरे अंदर जाके वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाएगा वो तटवर्ती क्षेत्रों पर पहुंचाएगा। जड़ से उखड़ जाते हैं बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती है मकानों की। इस तरह का दरवाजा अगर मैं उड़ीसा में लगाऊं और सागर की तरफ हो तो ये उड़कर पता नहीं कब कब का क्या हो जाता है। ये जो टीन शेड दिख रहे हैं आपको जितने भी, ये सब उड़ के कहां दिखते हैं आपको? आसमान के जमीन पे ही आते फिर। इसलिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होता वहां पर। जैसे हमारे यहाँ हम सिस्मिक जोन पे, तो हमारे यहाँ बोला गया भाई पहले कॉलम डालिए उसके बाद मकान बनाइए, ठीक है। वैसे ही वहां पर बोला जाता कि ये टीन शेड वगैरह, क्योंकि आपके टीन शेड से किसी की गर्दन कट सकती है, इसलिए मना किया जाता है कि इस प्रकार का निर्माण कार्य ना करें कि जब चक्रवात आए तो क्या हो, नुकसान हो। वो परंपरा यही है कि पहले 1 मंजिल, फिर 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, फिर टीन शेड, है ना। जो अक्ष पर घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हुए अपनी कक्षा पूरब से पश्चिम चलते हैं, इसके फलस्वरूप पश्चिमी तट, नजदीक नहीं जाना है इसके ना, पश्चिमी तट के सारे भारत में चक्रवातीय वर्षा नहीं होती है। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात तथा कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ में उत्पन्न चक्रवात कभी कभी मानवीय क्रियाओं द्वारा स्थल पर उत्पन्न उच्च ताप तथा निम्न दाब केंद्रों के कारण स्थल की तरफ घूमकर अत्यधिक वर्षा तथा विध्वंस करते हैं। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था? मानवीय गतिविधियां। आपने पोखरण परमाणु परीक्षण किया। पोखरण परमाणु परीक्षण करने से क्या हुआ? उस जगह का टेम्परेचर क्या हो गया? भले ही जमीन के नीचे किया पर टेम्परेचर तो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? उच्च तापमान हो गया, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, जिसकी वजह से अत्यधिक वर्षा और विध्वंस हुआ, ठीक है। और भूकंप आया नीचे की तरफ। आप ये मत सोचना ये बताया नहीं जाता है, लेकिन आप परमाणु परीक्षण करेंगे, नीचे की रॉक्स हिलेंगी, कुछ ना कुछ होगा, और जिसके कारण क्या हो सकता है, किसी क्षेत्र में, अगल बगल के क्षेत्र में क्या हो, भूकंप आ सकता है। भुज में आया था, कहाँ आया था, कि लातूर में आया था? भुज के आसपास आया था शायद। जैसे कांडला पत्तन में, आगे देखिए, कांडला पत्तन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा वर्षा में विध्वंस उल्लेखनीय है। और एक चीज और बता दूं आपको, हीट आइलैंड होते हैं। हीट आइलैंड मतलब, हीट आइलैंड बोलते हैं जैसे अगर आप माना एक क्षेत्र है, उसके बीच में एक एयरपोर्ट है या इंडस्ट्री है, क्या है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें क्या किया जा रहा है, या चलो एयरपोर्ट ले लेते हैं, बहुत बिजी एयरपोर्ट है। अब क्या होगा, टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर जो होगा वो माना 40 डिग्री है, उस जगह का टेम्परेचर कितना होगा, 43, 44, 45 डिग्री होगा। वो क्षेत्र एक स्पेशल क्या होगा, उसको बोलेंगे हम हीट आइलैंड। क्या बोलेंगे? क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर अलग क्यों है, जहाज उतर रहे हैं, उतरकर जो गर्मी है वो उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है।
चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, तो वहां का टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री क्या होगा। कभी जाना पालम पे, तो पालम का टेम्परेचर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री 4 डिग्री क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा जहाँ पर कि इस प्रकार के क्रियाकलाप चल रहे हैं, तो वहाँ का तापमान क्या होगा, अन्य जगहों की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उस जगह को हम घेर कर हम बोलेंगे ये हीट आइलैंड है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर लो प्रेशर की जो वो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इतना समझ में आ गया। स्मरणीय आगे बंगाल की खाड़ी शाखा 1 जून को दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप के टकराने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की, हाँ जी, भारतीय प्रायद्वीप से टकराने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है। इस समय आईटीसीजेड बंगाल की खाड़ी पर क्रमशः दक्षिण से उत्तर खिसकता है, जिसके सहारे बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंध बोल रहे हैं हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन। 2 तरह के साइक्लोन पढ़ने हमने, ट्रॉपिक्स के बीच में जो साइक्लोन पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे, ऊपर वाले जो पढ़ेंगे वो टेम्परेट साइक्लोन होंगे। दोनों की प्रवृत्तियों में अंतर पढ़ेंगे, क्यों पैदा होते हैं ये पढ़ेंगे, वो फिजिकल ज्योग्राफी के चक्रवात वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। ये सामान्यतः आंध्र प्रदेश के रायलसीमा को हाईलाइट करना है आपने। आंध्र प्रदेश आज से, उस जमाने में मौसम विभाग वाले जब बताते थे ना, मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, ऐसे ही पूछा रायलसीमा कहाँ है, 4 चीजें दी उसने मैच करने के लिए, कहा कि कहाँ कहाँ पर है। तो रायलसीमा आंध्र प्रदेश, कुरनूल, कुडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर पर पहुंचकर चक्रवातीय वर्षा करते हैं। किंतु भारत में पूर्वी तट के सारे 3 उच्च ताप तथा निम्न दाब के केंद्र बनते हैं, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, मैसूर पठार। भारत में पूर्वी तट के सहारे 3 उच्च ताप और निम्न दाब के क्षेत्र बनते हैं। कौन कौन से हैं? छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ और मैसूर पठार कर्नाटक। इसका कारण इन पठारों पर विभिन्न मानवीय क्रियाएं, जैसे कि वन नाशन, डिफॉरेस्टाइजेशन, वन नाशन, खनन वाला जो क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, हर समय हजारों की संख्या में गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, परिवहन, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। इसीलिए तो बोला जाता है कि हिमालय के जो इको सेंसिटिव जोन है वहां पर ज्यादा लोगों का जमावड़ा क्या माना जाता है, खराब माना जाता है। आप क्या करो, ऐसे स्थानों पर सड़क पहुंचा दो, जोशी जी जहां हम गए थे वहां सड़क पहुंचा दो, वहां एक दिन में कितनी गाड़ियां जाएंगी लगभग, अगर हमने सड़क पहुंचा दी, कम से कम 2000 गाड़ियां अगर वहां पे गई, तो रास्ते से जो मैकेनिकल जो हो रहा है गाड़ियों पर, वो हीट हो रही है, आपने वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी, वो गाड़ी ठंडी होगी, ठंडी होने के लिए टेम्परेचर कहाँ से, मतलब टेम्परेचर कहाँ छोड़ेंगी, उस वायुमंडल में छोड़ेंगी, सारा जो वो है वो क्या चेंज हो जाएगा। वहाँ कई जड़ी बूटियां, कई जो क्षेत्र, जो बर्फ होगा उसके भी पड़ने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पिघलने की दर तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इतने ज्यादा लोग चले गए। अमरनाथ जी जो गुफा है वहां इतने लोग गए कि जो प्राकृतिक शिवलिंग बनता था वो है ना, वही नहीं बना, फिर आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है वहां पर। जब इतने लोग जाएंगे तो क्या होगा, आप पे भी तो हीट है भाई। 10,000 लोग पहुंच गए और घेर के खड़े हो गए किसको, जो एक प्राकृतिक गुफा में पानी टपकने से बनता है वो लिंग, ठीक है, वो क्या है, बना ही नहीं। कारण क्या, अत्यधिक मानवीय गतिविधि, ठीक है। इसका कारण इन पठारों पर विभिन्न मानवीय क्रियाएं जैसे वन नाशन यानी डिफॉरेस्टाइजेशन, खनन यानी माइनिंग, परिवहन, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु में करैकाल और पुदुचेरी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करते हैं। ये कावेरी बेसिन में भी प्रविष्ट होकर वर्षा करते हैं। गोदावरी कृष्णा बेसिन में प्रविष्ट चक्रवात लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जो अरब सागर शाखा से विभिन्न घाटों से होकर आई हवाओं से मिलकर मलनाद पठार पर 60 से 70 सेंटीमीटर चक्रवातीय वर्षा करते हैं। गोदावरी घाटी में प्रविष्ट चक्रवाती हवाएं महाराष्ट्र में नागपुर पहुंचकर अरब सागर की ताप्ती घाटी शाखा से मिलकर 60 से 80 सेंटीमीटर चक्रवातीय वर्षा करती हैं। महानदी घाटी, नदी घाटियों में प्रवेश कर रहे हैं, कहां से करेंगे, जहां नदी गिर रही होगी उस माउथ से। अगर मैं महानदी बोल रहा हूं, मैं कृष्णा बोल रहा हूं, मैं गोदावरी बोल रहा हूं, मैं कावेरी बोल रहा हूं, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से क्या कर रहा है, एंटर कर रहे हैं कौन, हवाएं। और मैं अगर इधर बोल रहा हूं कौन,
नर्मदा बोल रहा हूं, ताप्ती बोल रहा हूं, माही बोल रहा हूं, साबरमती बोल रहा हूं, तो ये आपने इस तरफ को पढ़ी है, इस तरफ को गिरती है, तो अरब सागर से क्या कर रही है, एंटर कर रही है। और कहां तक जा रही है वो हवाएं, जहां तक उनको कोई अवरोध नहीं मिल रहा है। और जब अवरोध मिल रहा है तो क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। समझ में आ रहा है? अमरकंटक की पहाड़ी पर बर्फ नहीं पड़ती है, अमरकंटक की पहाड़ी पर बर्फ नहीं पड़ती है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, और वही नदी जो घाटी बना रखी वही रास्ता देती है किसको, हवाओं को। उधर से सोन नदी दे रही है हवाओं को आने का रास्ता, जो आर्द्रता ग्रहण की भी हवाएं हैं, वो हवाएं जा रही हैं वहां, वो बरस रही है, और ये क्रम चल रहा है। जिस दिन ये क्रम टूट गया, आप क्या करो, नर्मदा के बीच में एक पहाड़ खड़ा कर दो 2 किलोमीटर ऊंचा, क्या कर दो, अमरकंटक का जो स्रोत है वो सूख जाएगा। क्या हो जाएगा, अमरकंटक से पानी आ रहा है ना, लेकिन जो नर्मदा नदी है वही रास्ता दे रही है किसको, हवाओं को। वो वहां पे जाके अमरकंटक और मैकॉल में जाके टकरा रही हैं, बारिश कर रही हैं। फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब वर्षा में आप अपनी छत से देखना कितना पानी आता है, कितना आता है, बहुत सारा आता है। अपने छत का एरिया निकालना और किसी पहाड़ को नापना, पूरा एरिया निकालना, तो आप पाएंगे कि कम से कम 1 लाख छत, जितनी आपकी छत है उससे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख छत, मतलब उतना एरिया क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। जितना आपकी छत ने पानी फेंका, आप तो, आपका छत तो सीमेंटेड है, लेकिन जो पहाड़ है वो कैसा है, मिट्टी है, गारा है। जो बाहर बहना होगा वो गाड गदेरों के साथ बह जाएगा, लेकिन बाकी पानी क्या होगा, नीचे बैठेगा। और फिर कहां पे निकलेगा, मतलब उस समय नहीं निकलेगा, यानी जो बारिश हुई होगी ना इस पहाड़ पर, वो अब आधे पे पहुंचा होगा पानी। कहां पे पहुंचा होगा, धीरे धीरे रिश्ते 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 कहा, नीचे। और ये क्रम चलता जा रहा है, जब तक ऊपर का पानी पूरा नीचे आ रहा है तब तक अगली बरसात शुरू हो जाएगी। ये क्रम चल रहा है। 5 साल तक माना, या 2 साल तक बारिश ना हो, अपने आप देखना लेवल डाउन हो जाएगा, किसका, पानी का। हैंडपंप जो आपके 30-20 फुट पे लगा रखे हैं, उसको 80 फीट पे ले जाना पड़ेगा आपको। कितने फीट पे, है ना। चेन्नई ऐसा शहर है जहां का ग्राउंड वाटर सूख चुका है, अत्यधिक क्या, दोहन, ज्यादा पानी निकाल दिया लोगों ने। तो ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ऊपर का पानी मैंने कहा बह गया झरनों के साथ जो आपको दिखता है, लेकिन उतना ही नहीं होता है। अगर कभी किसी पहाड़ पर सारा पानी अगर बहने लग जाए, क्लाउड बस्टिंग में होता है ऐसा, क्योंकि टाइम ही नहीं देता वो क्या करने का, सोखने का। वो तो सीधे बरसा और सारा का सारा पानी क्या। तो क्लाउड बस्टिंग वाले एरिया में जाना, कभी राउंड लेक वाले क्षेत्र में जाना, वहां देखना क्या हुआ था। एक पहाड़ पर क्लाउड बस्टिंग हुई, वहां से पूरा पानी नीचे गिरा, एक पुल था लोहे का, वो पुल उड़ गया, आज तक नहीं दिखा वो पुल कहाँ है। और उसके बाद सामने गांव वाले देख रहे थे दूसरे पहाड़ पर, फिर ऐसे चढ़ा और उस गांव को भी नीचे लेके आया। और आज वहां खनन का काम चलता है, मतलब माइनिंग, रेत बजरी वगैरह, रोड़ी वगैरह। प्रकृति कुछ छीनती है तो मनुष्यों को निकाल ही लेता है वहां से कुछ ना कुछ। मतलब यहां से भी गया और सामने वाला पहाड़ भी गया। मतलब सामने वाले चिल्ला रहे थे, सामने वाले गांव लोग, अरे तुम्हारे ऊपर क्या ये हो गया। उन्हें ये नहीं पता था कि अभी ये पानी क्या होगा, ऐसे चढ़ेगा ऊपर। हाँ, सीसो नहीं भी। चलो, यह चक्रवाती और पर्वतीय वर्षा है। और ये भूगोल में इंटरेस्ट कब आता है, जब आप ऐसे क्षेत्रों में देखने जाते हो। जब वो घटना हुई तो मैं देखने गया, इतनी जानकारी मुझे उस समय नहीं थी, भूगोल की इतनी नहीं थी, लेकिन जो मैंने देखा वो मुझे समझने में मतलब हेल्प मिली कि क्लाउड बस्टिंग कैसे होती है, उसके क्या प्रभाव दुष्प्रभाव क्या होते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है क्लाउड बस्टिंग। बचपन में तो हम सुनते ही थे खाली कि एक गांव में बादल फटा और वहां सिर्फ एक छोटी सी बालिका बची, पूरा गांव क्या हो गया, बह गया। सुनते थे ऐसी कहानी हम, लेकिन कभी देखा नहीं था। हाँ, दिखते थे पहाड़ पे निशान दिखते थे कि पूरा जो फॉरेस्ट एरिया था वो पूरा वहां पर खाली दिखता था। तो तब समझ में नहीं आया क्लाउड बस्टिंग क्या होती, बाद में समझ में आया क्लाउड बस्टिंग क्या होती। चलो जी, यह चक्रवाती एवं पर्वतीय वर्षा है। कहाँ, महानदी घाटी में प्रविष्ट हवाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 150 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा करती हैं। यह चक्रवाती एवं पर्वतीय वर्षा है, किंतु इसका मुख्य कारण स्थलाकृति है, जिसका कारण महानदी बेसिन चारों तरफ पर्वतों से घिरा होना है। महानदी चारों तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है। अधिक वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था धान का कटोरा किसे कहा जाता है,
छत्तीसगढ़ को, अत्यधिक वर्षा। और धान को क्या चाहिए? पानी चाहिए, रोपणी लगानी पड़ती है। और रुपाई बोल दो, उत्तराखंड में रोपणी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लगाई है कभी? नहीं लगाई। लगा लेते तो इम्यूनिटी बढ़ जाती। मिट्टी में जितना रहोगे, लेकिन साफ मिट्टी में जितना रहोगे आपकी इम्यूनिटी उतनी बढ़ेगी, है ना। लोगों ने कहा ये पहनो, जूते पहनो, ऐसा पहनो, वैसा पहनो, ये ब्रांड पहनो, वो ब्रांड पहनो, फिर बाद में बीमारी हो रही, फिर बोल रहे हैं कि अब क्या है, क्योंकि कांटे तो चुभे नहीं कभी, अब बोल रहे हैं एक्यूपंक्चर, अब कांटा चुभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बचपन से चुभ जाते पैर, अगर वैसे चलते जमीन पर, ठीक है, तो इतने सॉफ्ट हो गए कि कई लोगों को देखता हूं मैं कि नदी में डूबने का कारण ही यही है। यहाँ पर गंगा नदी में डूबने का कारण क्या है कि जूते उतारे, थोड़ा आगे चले, पैरों में क्या हुआ? चुभा, क्या? पत्थर। पैरों में क्षमताएं तो है नहीं, क्योंकि वो लोग तो, जो पहले के लोग ऐसे कि पैर पत्थर पड़ रहा है, कांटे लग रहे, कुछ पता ही नहीं, इतना मोटा तलवा हो जाता था उनका। किसकी वजह से? मैं नहीं कह रहा हूं कि नंगे पैर चलो, पर मैं बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा मिट्टी में भी चलना सीखो। फिर एक थेरेपी होती है, जब बीमारी हो जाती है तब एक थेरेपी होती है, तब डॉक्टर बोलते हैं, नेचुरल जो वो है उसमें बोलते हैं कि जो गंगा जी की रेत है या जो गारे वाली जो है उस पर चल वॉक करो। कि आप क्या करो? उस पे वॉक करो, घास पर वॉक करो, मिट्टी पर वॉक करो, लकड़ी पर वॉक करो। मोदी जी करते हैं सुबह सुबह, देखना उनको। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा हुगली के मुहाने से प्रविष्ट होकर दामोदर घाटी के सहारे होते। देख रहे हो आप, सारी नदी घाटियां जो भी हैं वो रास्ता दे रही हैं किनको? हवाओं को। कौन सी हवाएं? जो आर्द्रता ग्रहण की हुई हवाएं। दामोदर घाटी के सहारे होते हुए छोटा नागपुर पठार पर हजारीबाग में पहुंचती है, जिसमें 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। इससे छोटा नागपुर पठार में पर्याप्त वर्षा होती है, किंतु बाढ़ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास आती है। पहाड़ों पर तो वर्षा होगी तो बाढ़ तो वहां आएगी जिस तरफ क्या होगा, जो नीचे मैदानी ढलान होगा। फलस्वरूप दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, सौरव बंगाल कहा जाता है दामोदर को। लेकिन अब मैंने कहा दामोदर घाटी परियोजना है ना, मैथान, कोनार, पंचेत हिल, बाल पहाड़ी पड़ा था, ये सब चीजें बनाई जा चुकी हैं। बाढ़ से सुरक्षा के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम बनाया गया। पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, और यूएसए में टेनेसी नदी घाटी की नकल है, ये भी बता रखा है। स्मरणीय है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात पूर्व से पश्चिम चलकर पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर पर्वतीय वर्षा करते हैं, जिसका औसत 150 सेंटीमीटर के लगभग होता है। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा, ऊपर कीजिए भाई, उत्तर पूर्व प्रवाहित होती है, जिसका कारण बांग्लादेश में अधिक ताप का होना है। इसका प्रथम कारण ग्रीष्मकाल में जलाभाव तथा द्वितीय कारण बलुई और चिकनी मिट्टी का अत्यधिक गर्म होना। जहां बालू होगी वहां टेम्परेचर ज्यादा, मतलब मिट्टी होगी तो उतना टेम्परेचर नहीं होगा, बालू होगी तो बालू ज्यादा गर्म होती है। बालू ज्यादा गर्म होगी तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो ज्यादा गर्म होगी, ज्यादा गर्म होगी तो ज्यादा एयर क्या होगी? ऊपर जाएगी। लो प्रेशर का, ज्यादा लो प्रेशर का क्या बन जाएगा? वो क्षेत्र बन जाएगा, है ना। जहां पत्थर होंगे वहां पे भी ऐसे ही होगा, है ना। ये चंद्रभागा वाला क्षेत्र है, पथरीला है, गंगा जी का किनारा है। तो आपने देखा होगा, कभी कभी सुना होगा आपने, जो गंगा जी का तट है वहां भयंकर तूफान आते हैं कभी कभी। क्या आते हैं? क्यों आते हैं? रेत गर्म होती है। रेत गर्म होने से क्या होता है? रेत गर्म होने से क्या होता है कि वहां पे लो प्रेशर का जोन बन जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। बहुत पहले मैं बहुत छोटा था, ठीक है, मेरा जन्म जो है वो एक भोटियों का एक गांव है छिनका, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हुआ। तब मैंने एक कहानी सुनी थी कि आर्मी वालों के कैंप लगे नदी के किनारे। क्या लगे? नदी के किनारे आर्मी वालों के कैंप लगे। तूफान आया, कैंप के साथ ही फोल्ड हुए और नदी में गिर गए सबके सब। क्या हो गए? जैसे होता ना, दिन में माना कैंप के अंदर हैं, तो क्या हुआ कि तूफान आया, और उस समय के पता नहीं कैसे कैंप होते थे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो बहुत छोटा था, इतनी स्मृति में है मेरे, तो मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी तब समझ में आया कि नदी के किनारे रेत थी, रेत गर्म हुई, रेत के गर्म होने से उसके कांटेक्ट में जो एयर थी वो क्या थी?
वो गर्म हुई, वहां से वो ऊपर गई, लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया, क्योंकि वो नदी घाटी थी। बिरही एक जगह पड़ती है, गौना झील, जहां आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है? गौना झील, 40 साल पुरानी घटना बता रहा हूं मैं। गौना झील जहां बनी है, वहां पर यह घटना घटी थी। और तब समझ में आया कि क्या हुआ, नदी घाटी थी तो उसको भरने के लिए, जब लो प्रेशर बनेगा उसको भरने के लिए तेजी से हवाएं क्या हुई, चलनी स्टार्ट हुई। उसी को तूफान कहा गया। उस तूफान में क्या हो गए, इधर से भी चली, इधर से भी चली, मतलब दोनों तरफ से हवाएं चली, और वो क्या हो गया, एक तरह से, समझ रहे हो, घूमा, फोल्ड हुआ। जो लोग थे टेंट के अंदर ही, मतलब हाथ पैर चलाने का ही मौका नहीं मिला, सीधे कहां, अलकनंदा में। तो आगाह कर रहा हूं मैं आप लोगों को, कभी अगर ऐसे क्षेत्र में जाएं तो दिन में कैंप के अंदर, मतलब देखभाल के, अगर हल्की भी आपको हवा चल रही है, एकदम से स्पीड बढ़ती है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में सावधान रहने की आवश्यकता है, जहां पर क्या होगा, पत्थर होंगे और रेत होगी। चलो जी आगे। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा फेरल के नियम अनुसार बांग्लादेश की तरफ आकर्षित होती है, किंतु किसी स्थलीय अवरोध के अभाव में वर्षा नहीं करती है। यह मेघालय पठार के लगभग 500 मीटर ऊंचे दक्षिणी कगार की गारो, खासी, जंतिया पहाड़ियों से टकराने के फलस्वरूप पर्वतीय वर्षा करती है। चेरापूंजी में, अगर बांग्लादेश में पहाड़ होते ना, बांग्लादेश में, ईस्टर्न पाकिस्तान में, जिसको नाम पुराना कहता है ईस्टर्न पाकिस्तान, तो वहां पर भी वर्षा होती पर्याप्त, पर क्योंकि अवरोध है ही नहीं, तो कहां जा रहा है, ले देख के सबको किसको चुकाना पड़ रही कीमत। अरे बहुत ज्यादा बारिश भी अच्छी थोड़े होती है, चेरापूंजी वालों का दुख समझो ना। संसार की सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है वहां पर, क्या हो रही है, संसार की सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। तो जब कोई अवरोध मिल ही नहीं रहा, तो कहां जा रहा हो, गारो, खासी, जंतिया पहाड़ पर। चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक 1145 सेंटीमीटर, 1145 सेंटीमीटर होती थी, किंतु हाल के वर्षों में चेरापूंजी में, पूर्व में मौसिनराम, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा अभिलेखित की गई है। बांग्लादेश के ऊपर से गुजरने वाली कुछ हवाएं सूरमा घाटी से होकर, सूरमा घाटी से क्वेश्चन बना हुआ कहां है, सूरमा घाटी से होकर असोम घाटी में प्रवेश कर पहुंचती है। मिकिर और मिकिर हिल्स, डाफला हिल्स, ये बता रखा है, अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बम बता रखा है, हाँ। तो मिकिर और उत्तरी कछारी पहाड़ियों के कम ऊंचे होने के कारण वर्षा नहीं करती, किंतु असम घाटी में ब्रह्मपुत्र में मई के बाढ़ में जल के वाष्पीकरण से, ब्रह्मपुत्र में मई के बाढ़ के जल के वाष्पीकरण से नमी ग्रहण कर तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ पहुंचती है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ फेमस है, किसने लिखी भाई डिब्रूगढ़ की बाढ़? उत्तराखंड के किसी व्यक्ति ने लिखी है, किसने? नारायण सिंह थापा। डिब्रूगढ़ की बाढ़, पीसीएस में क्वेश्चन बना हुआ शायद ये। बाढ़ वहां आई असोम में, किताब यहां लिखी, यानी यहां भी संवेदनाएं थी उनके प्रति कि डिब्रूगढ़ की बाढ़ बड़ी खतरनाक थी, है ना। एक बाढ़ यहां उत्तराखंड की भी थी। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार कहां पे मिलती है? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहां पर होता है? वहां पर भी बाढ़ आई थी। ये हैं उत्तराखंड के महान, है ना। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहां पर होता है? मेरे बोलने से पहले उत्तर दे देना। सतपुली, सतपुली में ही होता है, वहीं उसी क्षेत्र के हो तुम? मम्मी का गांव है, बताओ यार, है ना। मामा कोट है, ननिहाल है। कई बार मैंने बोला भी कि अमीरों के फार्म हाउस होते हैं, गरीबों का ननिहाल होता है ना। सतपुली है, हाँ, वहां की बाढ़ भी फेमस है। डिब्रूगढ़ पहुंचती है, जहां यह 250 सेंटीमीटर पर्वतीय वर्षा करती है, जिसका कारण हिमालय पर्वत श्रेणियों द्वारा तीन तरफ से घिरा होना है। स्थलीय अवरोध के कारण यह हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती, फलस्वरूप फेरल के नियम का पूर्ण उल्लंघन करती हुई हिमालय पर्वत के सारे पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है, जिनसे वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। पश्चिम बंगाल में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, बिहार मैदान में 100 से 150 सेंटीमीटर, इलाहाबाद, प्रयागराज में 76 सेंटीमीटर, और दिल्ली में लुटियंस की दिल्ली में 56 सेंटीमीटर होती है। एडवर्ड लैंडसी लुटियंस। स्मरणीय है कि यह दक्षिणी पूर्वी मानसून हवाएं
फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने दाहिने मुड़ने का प्रयास करती हैं, जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती हैं। इसके फलस्वरूप इन हवाओं से हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी कगार पर कम। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं प्रयागराज 18 से 20 जून तक पहुंचती हैं, जो दिल्ली में 25 जून तक, ये याद रखना भाई डेट, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। दिल्ली में कब पहुंचती हैं? 25 जून। गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में कब? 1 से 5 जुलाई। कितनी देर में पहुंच रही देखो। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम चलने वाली हवाओं द्वारा क्षैतिज वर्षा यानी एडवेक्शनल रेन होती है, जिसका कारण पूर्व से पश्चिम ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि है। इसकी एक शाखा सोन नदी घाटी से होती हुई अमरकंटक तक पहुंचकर नर्मदा शाखा से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है, जबकि आगे बड़ी शाखा चंबल बेसिन के सहारे दक्षिण पश्चिम बढ़कर अरब सागर की घाटी शाखा से टकराकर मालवा पठार पर वर्षा करती है। स्मरणीय है कि सोन एवं चंबल शाखाओं का कारण पठार का अत्यधिक ऊष्मन है, जिससे हवाएं फेरल के नियम का पूर्ण विपरीत हो जाती हैं। गंगा मैदान के ऊपर से होकर गुजरने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं राजस्थान पहुंचकर अत्यधिक गर्म होती हैं, अपनी सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम कर देती हैं तथा अरब सागरीय शाखा से मिलकर आगे चक्रवात बनाती हैं, किंतु इनसे वर्षा अत्यधिक कम होती है। बोला था मैंने पहले चैप्टर से पहले, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत क्या करता है, परेशान करता है। सबसे टफ चैप्टर यही है आपके लिए, क्या है। और इसको अगर मैं हल्के हल्के समझाने लगा तो पता चला कि 1 महीना 2 महीना किस में लग गया, इसी में लग गया। आपको खुद बार बार रीड करना है, एटलस सामने रखना है, पता होना चाहिए आपको इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। हाल के वर्षों में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचित क्षेत्र में सघन वनस्पतियों, फसलों, आर्द्र भूमियों की वृद्धि के कारण जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि हुई है। इस कारण वहां की चक्रवाती हवाएं जलवाष्प को ग्रहण कर बाद में वर्षा करती हैं। कितना अंतर आ जाता देखो भूगोल में। इंदिरा गांधी नहर गई, डेजर्टेड पार्ट में गई, वनस्पति हो गई, वहां पे हरा भरा हो गया, ठीक है, सिंचाई की सुविधाएं हो गई, जिससे क्या हो गया, वाष्पीकरण क्या होने लगा, ज्यादा होने लगा। उस जलवाष्प का क्या हो गया, भूगोल बदल जाता है भाई। क्या हो जाता है, मतलब जो आपका क्लाइमेट है वो चेंज हो जाती है। बताया जाता है कि जब टीडी डैम बना, उसके पीछे जो झील बनी, तो क्लाइमेटिक चेंज आए वहां पर। मैं सिर्फ मौसम नहीं बोल रहा हूं, मौसम तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पूरी क्लाइमेट चेंज हो जाती है वहां की। क्या हो जाती है, यानी वर्षा की मात्रा, अन्य चीजें सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। संस्कृति का तो हो ही गया, जल समाधि हो गई एक संस्कृति। फसलों में आर्द्र भूमियों की वृद्धि के कारण जलवाष्प की, इसी कारण वहां की चक्रवाती हवाएं जलवाष्प को ग्रहण कर बाद में वर्षा करती है। यही कारण है कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। स्मरणीय है कि थार के मरुस्थल में इन चक्रवातों द्वारा उठी संवहन तरंग, कन्वेक्शन वेव्स, क्षोभ सीमा के पास से फेरल के नियमानुसार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मुड़कर पूर्वा जेट बन जाती है। इस लाइन को हाईलाइट कर दीजिए, जो हिंद महासागर पर उतरकर उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर बनाकर ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून को पुनः तीव्र करती है। बार बार नाम आ रहा है पूर्वा जेट। कहां पर बनती है, थार के मरुस्थल से इन चक्रवातों द्वारा उठी संवहन तरंगें उठी क्षोभ सीमा के पास, ट्रोपोपॉज के पास, ट्रोपोस्फीयर जहां पर खत्म हो रहा है उसके पास से फेरल के नियमानुसार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मुड़कर पूर्वा जेट बन जाती है। ये लाइन काम आएगी आपके, कभी आज नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक दिन जब समझ में आने लगेगा तो मेरी बोली हुई ये लाइनें क्या करेंगी, आपको दिखेंगी। जो हिंद महासागर पर उतरकर उच्च वायुदाब बनाकर ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून को पुनः तीव्र करती है। आगे बढ़िए भाई, रोक दिया जाए, ठीक, थोड़ा सा है, चलो। शरद ऋतु, कूल सीजन। शरद ऋतु मध्य सितंबर से प्रारंभ होकर मध्य नवंबर में समाप्त हो जाता है। कहां से कहां शरद किसको बोलते हैं, मध्य सितंबर से शुरू हो चुका है, हम शरद ऋतु में हैं, मध्य नवंबर तक हम शरद ऋतु में रहेंगे, समाप्त हो जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने, कब, 23 सितंबर, 23 सितंबर। अरे 0 डिग्री इक्वेटर से जब नीचे चला गया तो क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया। सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। साउथ वेस्ट मानसून कमजोर पड़ गया, बारिश हो रही है क्या, अब बोलोगे हाँ जी परसों हुई,
वो मानसूनी वर्षा नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। खिसकना आरंभ कर देती है, इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका होता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थिर हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। इसलिए इसे मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु भी कहते हैं। किसको कहते हैं मानसून के लौटने की ऋतु? शरद ऋतु को। या मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु कौन सी है? आंसर शरद ऋतु। देश के सुदूर दक्षिणी भागों में मानसून प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया दिसंबर तक जारी रहती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा, क्या बोलते हैं? कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों, डिप्रेशन, अवदाब मतलब डिप्रेशन के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्ण कटिबंध चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेशों पर इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवात से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। क्या उठते हैं? कम उठते हैं। इसके बाद क्या है? वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल। ब्रेक दो।